जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आज हम चैप्टर शुरू करने चले हैं ग़ालिबन 15 चैप्टर, और दूसरा चैप्टर है हमारा होम्योस्टैसिस, सेकेंड ईयर की बायोलॉजी का। होम्योस्टैसिस का जो बेसिकली चैप्टर है, होम्योस्टैसिस एक ब्रॉडर सी टर्म है, और अगर इसको बिल्कुल हम दो लफ्ज़ों में एक्सप्लेन आउट करें तो ये क्या है। होम्योस्टैसिस इज़ एक्चुअली द मेंटेनिंग ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ अ बॉडी, यानी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट की मेंटेनेंस या उसको कांस्टेंट रखना फ्रॉम द हार्म्स ऑफ द फ्लक्चुएशंस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर कोई चेंजिंग्स आ गई हैं तो उसकी वजह से इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर वो चेंजेस ना आना, इस चीज़ को मेंटेन करना जो है क्या कहलाता है, होम्योस्टैसिस कहलाता है। होम्योस्टैसिस क्या होता है, मतलब हमने ये तो एक गेस ले लिया। ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की फ्लक्चुएशंस जो ज़्यादा वाली हैं वो कौन सी होती हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की फ्लक्चुएशंस जो हैं वो आपके पास कुछ इस तरह से हैं कि जैसे आजकल गर्मी समटाइम्स ऐसे हो जाती है कि 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है या 47 समथिंग तक चला जाता है। अगर मैं सिर्फ टेम्परेचर की बात करूं, यानी अगर मैं टेम्परेचर के पर्सपेक्टिव से बात करता हूं तो 50 डिग्री जो है सेल्सियस इज़ मच हायर टेम्परेचर, मच हायर टेम्परेचर, राइट। सो इस हाईएस्ट या हायर टेम्परेचर किसकी निस्बत है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ योर बॉडी टेम्परेचर विच इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। अब इनका डिफरेंस राउंड अबाउट आ रहा है 13 डिग्री का। अल्लाह के बंदे, एंजाइम्स जो है वो 1 डिग्री के भी गैप से नहीं नॉर्मल वर्क करता। एट वेरी नॉर्मल कंडीशंस व्हेन योर बॉडी टेम्परेचर बिकम्स 37 टू 38 या 39 समथिंग डिग्री सेल्सियस हो जाता है, या मैं अगर फ़ारेनहाइट स्केल में कहूँ तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से आपको बॉडी टेम्परेचर 101 होता है या 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो आप शदीद किस्म के बुखार में होते हैं और आपसे खाया पिया नहीं जा रहा होता। भूख क्यों नहीं लग रही होती? बिकॉज योर एंजाइम्स आर नॉट इन अ पोजीशन टू वर्क एट दिस टेम्परेचर। सो क्या बात हुई ये सारी स्टोरी की कि आप बाहर वाली साइड पे आपके पास 50 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इंटीरियर का जो टेम्परेचर है विद इन द बॉडी मस्ट बी द 37 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो हायर टेम्परेचर इन द एक्सटर्नल, तो आप इंट्रो दे रहे हैं ना, अगर आप एक लोग हैं, मैं अपना जी बच्चे ले आऊं ताकि मैं जल्दी करें ले आओ। आप एक चीज़ रुक सकते हैं ना। जी जी ले आएँ। तो मैंने आपको जो बताया बेटे, हमारा जो आज का लेसन है वो क्या है, होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस मैंने आपको जैसे बताया कि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वाइड रेंज हार्मफुल चेंजेस को इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर माइनर सी चेंज ला के एडजस्ट कर लेना होम्योस्टैसिस कहलाता है। जी बच्चे रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की चेंज है, मैंने टेम्परेचर को ही एक फैक्टर ले लिया। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में 50 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर होता है और बॉडी का होता है 37। अगर 37 से आपका बॉडी टेम्परेचर 39 होता है, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं फ़ारेनहाइट की बात करूं तो 98.6 डिग्री को हम डिग्री फ़ारेनहाइट को हम 37 डिग्री कहते हैं। अब इस डिग्री फ़ारेनहाइट से 1-2 डिजिट भी ऊपर जाता है तो आपकी बॉडी के एंजाइम्स वर्क नहीं करते और आपको जो है ना वो भूख भी नहीं लग रही होती और आप अपने आप को बिल्कुल एक्टिव फील नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज यू आर रन आउट ऑफ योर एनर्जी विद इन योर बॉडी। सो क्या होता है यार, ये सारे प्रोसेस से आपकी बॉडी जो है वो एक तरह से एनर्जी के फॉल डाउन में चली जाती है उस स्टेट में। खैर, ये सारा प्रोसेस की एनर्जी की शॉर्टेज हो जाना ये किस उसकी वजह से आता है? जी बेटे हंस, क्या बात है यार? आधा कप दे दो बस, ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, इसके बाद क्या बात है यार, वो कहाँ पे पहुँचे? हाँ जी, होम्योस्टैसिस ये हो गया। अब होम्योस्टैसिस के अंदर नेक्स्ट जो चेंज है वो किधर वाला है? हाँ, तो
अब होम्योस्टैसिस बेटे जब हम इंसान की बॉडी के ऊपर पढ़ते हैं इसका, यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंज है वो 3 तरह से होता है। होम्योस्टैसिस इसके अंदर जो है वो चेंज सबसे पहले वाटर का आता है, दूसरे नंबर पे जो है वो चेंज ऑफ वाटर के बाद आपका टेम्परेचर का चेंज हो सकता है। इसको वाटर वाले चेंज को या मेंटेनेंस को हम क्या पढ़ेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो इस वाले को क्या पढ़ेंगे, थर्मो रेगुलेशन। और तीसरा क्या होता है आपके पास, जो वेस्ट मटेरियल होता है एक्सक्रीशन को वेस्ट मटेरियल की, तो ये आपके पास जो है इसको भी एक टर्म का नाम देते हैं, मुझे अभी जहन से स्किप्ड है, बहरहाल उस इस तरह की भी एक तीसरी रेगुलेशन होती है। तो ये जो 3 तरह की डिफरेंट टाइप ऑफ यानी कि होम्योस्टैसिस की मेंटेन करने की जो एंगल्स हैं बॉडी के, ये हम 1 on 1 डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज़ द ऑस्मो रेगुलेशन और द मेंटेनिंग अ बैलेंस विद इन द बॉडी। बच्चे इसकी वेरी कॉमन जो एग्जांपल है वो ये है कि जब आप क्या करते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो आपको पता है कि ड्यूरिंग फास्टिंग क्या होता है। एक सेकंड ऊपर करिएगा, 1 मिनट कर देता हूँ। तो एंड पे आपने लिखा है एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल वाली होम्योस्टैसिस का कोई नाम नहीं है। लास्ट वाला बेटा मैंने लिखा है, ये वाला जो मैंने इधर पॉइंट किया हुआ है, ये बेटे एक्सक्रीटरी मटेरियल के हवाले से होता है, ये किडनी से फिल्ट्रेशन से रिलेटेड है ये, तो वेस्ट मटेरियल की रेगुलेशन एक्सटर्नल ही लिखा हुआ है, एक्सक्रीटरी लिखा हुआ है। ये है बेटा, ऐसे लिखा हुआ था ना, EXCRE को मैंने नीचे लिख दिया है ना, फिर एक्सक्रीशन, यानी ये बेसिकली वेस्ट मटेरियल की वो है रेगुलेशन, वेस्ट रेगुलेशन है, ठीक है तो इसका कोई नाम नहीं है। जी बेटा। मैं इसको अभी देख के बता भी देता हूँ यार, ये कहीं लिखा हुआ होगा ना। इसको इसने कोई प्रॉपर नाम भी दिया होगा, मेरे अभी जहन से स्किप्ड है, और ये इतना पढ़ चुके हैं हम कि ये एक्सक्रीशन लिखा हुआ जो है ऑस्मो रेगुलेशन के बाद एक्सक्रीशन, और ये इसी की मेंटेनेंस है, यानी आपकी बॉडी उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं। हाँ बस ये एक्सक्रीशन है, इसका तीसरा सिस्टम मेरे ख्याल से एक्सक्रीशन है, जिसमें आप जो है वेस्ट मटेरियल की जो है वो करते हो, मतलब वेस्ट मटेरियल की आप रेगुलेशन की बात करते हो जी। तो ये जो है ना ड्यूरिंग फास्टिंग मैंने आपको बताया, वो तो ठीक है भाई, 3 तरह से हो गए, टेम्परेचर, वाटर, और इसके बाद जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, इसकी रेगुलेशन 3 तरह की है। अब जो ड्यूरिंग फास्टिंग जब आप रोज़ा रख रहे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की आपको शॉर्टेज होती है दैट इज़ यू आर गोइंग टू बी द डिहाइड्रेटेड एज अ रिज़ल्ट, क्योंकि आप गर्मियों में अगर हम बात करें तो बच्चे उस टाइम पे हमें गर्मी की वजह से बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी क्या करती है, स्वेट ग्लैंड से स्वेट प्रोड्यूस कर रही होती है, और उससे आपको ठंडक का एहसास होता है, सो दैट योर बॉडी कुड नॉट बी गोइंग टू बी अ थर्मल सिचुएशन जिसमें आप बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएं और निढाल होकर कहीं गिर पड़ें। तो ये सारे स्टेप्स से बचने के लिए फास्टिंग के अंदर बॉडी के अंदर क्या चेंजिंग्स आती हैं, बॉडी क्या करती है, अपने अंदर वाटर को मेंटेन करती है एट एनी कॉस्ट। इसकी वजह से ये क्या करता है, फिल्ट्रेशन जो है उसको कम कर देती है गुर्दों से, यानी किडनी से, उसमें पानी जो है वो आपको वो कर लेती है, सेव कर लेती है, और फिर यूरिन को जो है वो कंसनट्रेटेड बना देती है। एक ये रेगुलेशन हो सकती है। दूसरा जो है ये स्वेटिंग प्रोड्यूस तो हो, लेकिन उतने फ्री फॉर्म में ना हो ताकि आपका पानी ही जो है बॉडी से सारे का सारा एलिमिनेट हो जाए। और तीसरा वेस्ट मटेरियल के हवाले से भी होगा कि अगर उसमें से कोई ग्लूकोज के पार्टिकल्स वेस्टेज में जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको जो है हम अवॉइड करवाएं किसी न किसी तरीके से, रीअब्जॉर्प्शन के ज़रिए से, बिकॉज कि आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज लेवल होता है वो भी डाउन हो चुका हुआ होता है। ओके, इसके बाद अब हम ज़रा डिटेल से शुरू करते हैं बेटा, इसको थॉरली रीड कर लेते हैं।
बहुत ईजीली यानी कि ये चीज़ें समझ आने वाली. एनिमल्स हैव द टू इन्वायरमेंट्स इन देयर लाइव्स, एन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इन विच द ऑर्गेनिज्म इज सैचुएटेड एंड एन इंटरनल इन्वायरमेंट इन विच द टिश्यूज़ लिव. जैसे आपकी बॉडी है तो आपकी बॉडी के अंदर जो बॉडी टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर, जैसे मैं कहूँ कि आपके स्टमक के जितने भी सेल्स हैं वो हो गए, तो वो बॉडी टिश्यूज़ ही हैं. वो इंटीरियर उनकी आपकी स्किन जो है एक बाउंड्री और वो उस एरिया में रह रहे हैं. आउटर साइड पर अगर देखें तो एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है जहाँ पे हार्मफुल कंडीशंस भी हैं. द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ वेरिंग कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, मेरीन, फ्रेश वाटर, ये चीज़ें होती हैं. ठीक है. द इंटरनल इन्वायरमेंट इज़ फॉर्म्ड बाय द इंटरस्टिशियल फ्लूइड. इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है? दैट इज़ द प्रेजेंट बिटवीन द टिश्यू पार्टिकल्स, आप कह सकते हैं. इंटरस्टिशियस के अंदर होता है, जो स्पेसेस के बीच में पाया जाता है, उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं. और द टिश्यू फ्लूइड दैट सराउंड्स एंड बाथ ऑल दी टिश्यूज़, जो सराउंड भी करता है और बात भी करता है उनको, उस किन को बोला? टिश्यूज़ को. एंड सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड्स लाइक द लिम्फ और प्लाज्मा की तरह होता है द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड. होम्योस्टैसिस इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ये जो है एक टेंडेंसी होती है ऑर्गेनिज़म की, किसी भी ऑर्गेनिज़म की टेंडेंसी कि उसकी पावर, या इन अदर वर्ड आप यूँ कह सकते हैं कि उस ऑर्गेनिज़म की एबिलिटी किस चीज़ के लिए, उसके लिए कि वो रेगुलेट करता है इंटरनल कंडीशंस को, सच एज़ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द बॉडी. जैसे मैंने आपको उस दिन हम डिटेल से पढ़ भी रहे थे यार कि आपकी जो बॉडी होती है वो इनफैक्ट क्या करती है. आपकी बॉडी बेसिकली एक यानी कि उसमें होती है ना बच्चा, क्या कहते हैं, ब्लड जैसे होता है आपके बॉडी के अंदर, तो वो क्या करता है आपके पास एक स्पेशल पीएच मेंटेन करता है. अगर आप उसमें क्या करते हैं, कोई इनटेक कर लेते हैं, लीमू वगैरह, कोई ना कोई एसिडिक चीज़, जैसे ड्रिंक्स आप पी लेते हैं, एसिडिक होती है थोड़ी सी, तो उसकी वजह से ब्लड के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा होता. राइट. ब्लड जो है वो एक ऐसे बफर सोल्यूशन की तरह अपने आप को बिहेव करवा रहा होता है जिसने मेंटेन करनी है सिचुएशन को. राइट. सो इन दिस स्टेट क्या होगा भाई कि इस स्टेट ऑफ यानी कि आप कहें कि जिसमें आपकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की कंडीशंस जो है आर गोना चेंज विद इन द इंटरनल इन्वायरमेंट, तो आपको जो एक नैरो रेंज के अंदर चीज़ों को रखना होगा ताकि आपकी बॉडी फ्लूइड या चीज़ें जो वो नॉर्मली वर्क कर सकें. इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस सारे सेटअप को हम होम्योस्टैसिस बोलते हैं. ठीक है. अब होम्योस्टैसिस में फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पॉइंट है या फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ द ऑस्मो रेगुलेशन, द मेंटेनेंस ऑफ द कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंडीशन. व्हाट डज इट मीन? ऑस्मोटिक कंडीशन मीन वाटर एंड डिसॉल्व्ड साल्ट्स, जितने जितने हैं उनकी कंडीशन को मेंटेन करना इन द बॉडी इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन. ऑस्मो मीन्स वाटर एंड रेगुलेशन मीन्स टू रेगुलेट. Animals may be either osmoregulators or the osmoconformers with respect to their external environment. अब दो क्लासेस में हमने किसको डिवाइड किया हुआ है उनको, एनिमल्स को. एक को बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स और दूसरों को बोलते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स. नेम इंडिकेट कर रहा है. यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास बॉडी जो है ऑस्मो रेगुलेटर्स जो होते हैं, ऑस्मो मीन वाटर, रेगुलेटर मीन्स कि दैट आर गोइंग टू रेगुलेट द वाटर कंडीशन विद इन द बॉडी ड्यू टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट ऑफ द एक्सटर्नल कंडीशन. यानी कि आपके पास अगर एक्सटर्नल किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर वाटर की या साल्ट की कंसनट्रेशन वेरी करती है तो ऑस्मो रेगुलेटर बड़े इजीली अपने अंदर के इन्वायरमेंट को थोड़ा सा स्वैप करके अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं फ़ौरन ही. तो ऑस्मो रेगुलेटर्स को यानी कहें कि आप ज़्यादा ट्रांसफार्मेबल होते हैं, वो जल्दी से एक से दूसरी चीज़ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन अख्तियार कर लेते हैं. While on the other hand, if we are going to talk about the osmo conformers, these are the conformers, so these are having the conform situation which is not changeable. So these are much fit to the single sort of the environment. If the marine animal is there within the marine environment, he is osmo conformer, then he is having the specific set of conditions which is perfectly fitting in the marine environment. While on the other hand, when the same animal is coming into the freshwater situation or freshwater environment, when we are going to expose the freshwater environment, the animal will not adjust its internal body conditions and ultimately leading to the death of that identity. अगर हम इस सारे सिनेरियो को यानी कि बायो की ज़ुबान से देखें तो वो कहता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं अगर इसको बड़ी यूनिवर्सल चीज़ पे अप्लाई कर दूं तो जो एडजस्टेबल होते हैं ना
इस यूनिवर्स के अंदर, जो इंसानों की दुनिया है या जानवरों की दुनिया है, वो होम्योस्टेसिस की दुनिया है या वो ख़यालात की दुनिया है या वो रियल एग्जिस्टेंस की दुनिया क्यों ना हो, तो जो ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं वो मच ईजियर होते हैं फॉर देयर लिविंग स्टाइल। उसके हवाले से ऑस्मो रेगुलेट क्या करता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके मामलात को एडजस्ट करता है। जो स्टबर्न टाइप होते हैं तो वो ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, एक स्पेशल कंडीशन जो है वो अपने अंदर नेचर ने जो उसकी रखी हुई है उसके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, अपने आप को चेंज नहीं करते। और नहीं करते तो खुदा न खास्ता अगर वो किसी एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर के देर तहत क्या होते हैं, वो किसी प्लेस पे पहुंचते हैं तो क्या होगा, अल्टीमेटली उनकी डेथ होती है। बच्चे आपको यहाँ तक समझ आ गया है? ओके, ऑस्मो रेगुलेटर्स को रीड आउट करते हैं बेटे। द एनिमल्स दैट कैन मेंटेन द इंटरनल ऑस्मोटिक कंडीशंस, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन डिफरेंट फ्रॉम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट आर कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेटर। क्यों? क्योंकि ये मेंटेन करेंगे अपने इंटीरियर को। जैसे मैं कहूँ, मैं बताता हूँ, अगर मेरीन एनवायरनमेंट के अंदर आप देखें तो साल्ट ज़्यादा हैं, फ्रेश वाटर के अंदर साल्ट कम है। मेरीन एनवायरनमेंट वाली कंडीशन जो है अगर किसी एनिमल के पास पड़ी है, मेरीन एनवायरनमेंट में मतलब वो रह रहा है, तो वो उस ज़्यादा एक्सपोजर ऑफ सॉल्ट को लेके एक इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग्स करेगा और उस सिस्टम को फिर वो चेंजिंग्स करने के बाद उस सिस्टम को मेंटेन करेगा, चेंज्ड फॉर्मेशन को। जब वो फ्रेश वाटर में आएगा तो फिर वहाँ अलग सिस्टम के हवाले से वो चेंजिंग्स करेगा, फिर उसी चीज़ को मेंटेन करेगा। सो द एनिमल्स दैट कैन मेंटेन द इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशंस डिफरेंट फ्रॉम द सराउंडिंग आर कॉल्ड द ऑस्मो रेगुलेटर। सच एनिमल्स आर द हाइपोटोनिक होते हैं या हाइपरटोनिक होते हैं टू देयर इन्वायरमेंट, यानी अपने इन्वायरमेंट की निस्बत या तो इनके अंदर साल्ट्स बहुत कम होती हैं या फिर क्या होंगे, साल्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द फ्रेश वाटर एनिमल्स and most of the marine vertebrates are the osmoregulators। याद रहेगा? ओके ओके बच्चे, नेक्स्ट हम चलते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स की तरफ। ऑस्मो कन्फर्मर्स दोज एनिमल्स दैट चेंज द ऑस्मोटिक कंडीशन कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स अकॉर्डिंग टू दैट ऑफ द सराउंडिंग मीडियम इज कॉल्ड द ऑस्मो कन्फर्मर। एक मिनट, अच्छा, दे आर द आइसोटोनिक टू देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सो इंक्लूड द मेरीन वर्टिब्रेट, फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट, सम मेरीन वर्टिब्रेट, ये इलास्मो ब्रांचेस, शार्क्स एंड रेस होते हैं, द अनयूजुअल हायर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन देन द इनवर्टिब्रेट। अच्छा बेटा, एक चीज़ है, सॉरी, मुझे ये चीज़ें मैंने अपने दौर में रट लगाई हुई थी तो मुझे लगा कि ये वैसे ही है। ऑस्मो रेगुलेटर्स आप यूँ समझें कि ऑस्मो रेगुलेटर्स और ऑस्मो कन्फर्मर्स प्योरली उलट हैं, यानी कि इसको आप इस तरह से लें कि जो ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं ना वो स्टबर्न नहीं होते। क्यों नहीं होते? और ऑस्मो कन्फर्मर्स ये होते हैं कि कन्फर्म है कि दे कैन एग्जिस्ट एनीवेयर। इस तरह से आप मेमोराइज़ करें इसको, यानी कि वो कन्फर्म एडजस्ट हैं कन्फर्मर्स। जो रेगुलेटर्स हैं ना, इनको रेगुलेशन करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत और फिर भी एडजस्टमेंट उनकी मुश्किल है। तो उनका जो मेंटेनिंग इंटरनल ऑस्मोटिक कंडीशन है ना, वो इस सेंस में कह रहा है बेटा ऑस्मो रेगुलेटर के केस में कि उसने अपनी 37 डिग्री सेल्सियस, जैसे ह्यूमन का इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है तो इट विल मेंटेन द 37। ये नहीं है कि गिलगित बल्तिस्तान में जाएगा तो वो अपने अंदर का टेम्परेचर कुछ खुद ही 26 कर ले। नो, ऐसा नहीं है इंसान के बस के बाद। तो इंसान ऑस्मो रेगुलेटर है, यानी कुछ ना कुछ ऊपर से चीज़ें पहन पून के कोई चीज़ें मतलब एडजस्ट करके थोड़ी बहुत वो 37 से को मिली डिग्री जो है वो कम हो सकता है, लेकिन ओवरऑल बॉडी एक ही उस पे रहेगी और फिर वो उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली क्या करेगी, रेगुलेट करेगी। मतलब जैसे आपकी यूरिन की अमाउंट बढ़ जाएगी सर्द एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर से कोई यानी कि थर्मोटिक जो प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर आपकी बॉडी या स्वेट ग्लैंड जो हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो वैसा प्रोसेस होने नहीं वाला, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी वाटर का इंटेक होगा उसको किसी न किसी साइड से एग्जिट आउट करना है। और तो ये जो बेसिकली प्रोसेस है, बिलाल यार पानी दे दो मुझे। हाँ अच्छा, ये जो प्रोसेस है उसमें आपको ऑस्मो रेगुलेटर्स जितने भी होंगे बेटा वो क्या करेंगे, आपके पास एडजस्ट करने की ज़रूरत होगी उनको, और मतलब वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल चेंजिंग्स के अकॉर्डिंग अपने आप को उनको रेगुलेट करना पड़ेगा।
यानी अपना, या तो जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई तो अपने जो है वो फिल्टरिंग जो है वो उसको कम करना पड़ेगा, अपना स्वेट ग्लैंड्स को भी थोड़ा क्लोज करना पड़ेगा ताकि मैक्सिमम वाटर जो लॉस जो है वो ना हो पाए। जो आस्मो कन्फर्मर्स होते हैं ना, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को जो है क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, यानी चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बात समझ आई? जी बच्चे, आगे शुरू करते हैं हम। इसके बाद है द अनयूजुअल हायर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन देन अदर वर्टिब्रेट्स ऑफ द मेरीन हैबिटेट इज मेंटेन्ड बाय द हाई लेवल्स ऑफ द यूरिया या ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड। बेटा ये क्या बता रहा है, नूर सुनना ज़रा गौर से। अगर आपके पास एक एनिमल है जो कि फ्रेश वाटर में है, अब फ्रेश वाटर के अंदर साल्ट्स क्या होते हैं, लो होते हैं। अच्छा, वाटर जो है वो ज़्यादा होता है, साल्ट्स लो होते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग, इन सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर कोई यहाँ पे फिश रह रही है तो क्या होगा, ये फ़िश एक स्पेसिफाइड एक्सटर्नल कंडीशन के तहत एडजस्टेड है, जिसमें ये अपनी बॉडी के अंदर जो साल्ट्स हैं ये भी कम करके एडजस्ट कर देगी। जैसे इसके काम है बिल्कुल ये उसी तरह कर लेगी, ताकि इसको पेन ना लेना पड़े चीज़ों को एडजस्ट करने में। जैसे हमें गर्मी की वजह से हमारे पास अक्सर सांस लेना मुहाल हो जाता है, हमारी बॉडी गर्मी की वजह से इतनी बुरी हालत में चली जाती है कि हमें नहाने पड़ते हैं और सो कॉल्ड अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती हैं, एसी और एयर कंडीशन और ये जितनी भी कूलिंग एजेंट्स होते हैं। अगर हमारी बॉडी भी टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली अपने बॉडी को 37-8 पे उस पे 50 के अकॉर्डिंगली ले जाती तो हमें भी एडजस्ट नहीं करना पड़ता। तो फ्रेश वाटर है और दूसरी साइड पे है मैरीन, उसके अंदर जो है मैरीन के अंदर साल्ट्स ज़्यादा हैं, ठीक है। इसके तरह मैरीन के अलावा और कौन सी चीज़ है, मैरीन वाटर के अंदर जो है, इसके अंदर वाटर की अगर हम बात करते हैं तो वाटर कम होता है मैरीन के अंदर, क्योंकि साल्ट ज़्यादा है तो कंसनट्रेटेड होता है। अब यहाँ पे अगर कोई जो है वो फ़िश जो है वो क्या करते हैं, एग्जिस्ट करती है, तो वो फ़िश जो है हाईली साल्ट इन्वायरमेंट वाले के साथ एक्सपोज हो रही है। तो ये क्या करती है, अपनी बॉडी के अंदर साल्ट्स बढ़ा लेती है। और ये कैसे साल्ट बढ़ाती है, TMAO यानी ट्राईमिथाइल अमीन ऑक्साइड, जो एक इसकी यूरिन से सेक्रेट होता है, ये क्या करती है, उस केमिकल को बॉडी के अंदर रख लेती है, गंदी हो जाती है। और ये जो इंटीरियर साइड बॉडी जो होती है उसके अंदर ये केमिकल रख के क्या होगा, एज अ रिज़ल्ट ये सारे एरिया के अंदर क्या होगा, साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा रहेगी, बिल्कुल उसी तरह रहेगी जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर मैरीन के अंदर साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। फिर इस तरह इसको अपना एडजस्टमेंट के अंदर ज़ोर शोर नहीं लगाने पड़ते, इसको अपने आप को परेशान नहीं करना पड़ता, ये एडजस्टेबल होते हैं, जो भी इन्वायरमेंट आ जाए वहाँ पे कन्फर्म है ये। इसके बाद ये ऑस्मोलेट्स जो हैं, बिकॉज दे इंक्रीज ऑस्मोटिक सोल्यूट्स कंसनट्रेशन, ऑस्मोलाइट्स जो होते हैं ये एक स्पेशल किस्म के सब्सटेंसेस होते हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर रह दिए जाते हैं ताकि आपकी बॉडी जो है वो एक स्पेशलाइज्ड जो है वो क्या कह सकते हैं उसको, कि उसमें रहे, रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से रहे। अच्छा, प्रॉब्लम फेस्ड बाय द ऑस्मो रेगुलेटर। अब देखें, क्वेश्चन ये है कि ऑस्मो कन्फर्मर्स जो हैं उसने तो सीधा सीधा जो माहौल होगा उसमें कन्फर्म एडजस्टमेंट है उसकी, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, फेस्ड बाय द ऑस्मो रेगुलेटर, के ऑस्मो रेगुलेटर या जिनको रेगुलेशन करनी है उनको कौन कौन तरह से यानी कि इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है आपके पास, सिंस द फ्रेश वाटर लिव्स इन द हाइपोटोनिक। अब फ्रेश वाटर का कोई एनिमल है, उसका एनवायरनमेंट जो है वो हाइपोटोनिक है, यानी उसमें साल्ट्स लेस होते हैं। अब साल्ट्स काम है एक्सटर्नली, द वाटर कॉन्स्टेंटली एंटर द बॉडी, ये यहाँ देखिएगा आप,
बेटा अगर ये है कोई फिश और ये जितना भी वाटर है ये फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर के अंदर साल्ट्स क्या हैं, लो हैं। तो ये जो फिश है इसके अंदर थोड़े बहुत जो वेस्ट मटेरियल हैं वो साल्ट्स वो थोड़े से हाई होते हैं। अब इसको प्रॉब्लम क्या है, अंदर की कंडीशन जो है दैट इज़ द हाइपरटोनिक, यानी वहाँ पे साल्ट ज़्यादा हैं, हाइपरटोनिक। ये जो फ्रेश वाटर वाले लोग होते हैं इनकी कंडीशन जो है इसकी यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की कंडीशन वो हाइपोटोनिक है, क्योंकि फ्रेश वाटर के अंदर आपको पता है कि बाहर से सॉल्ट डिज़ॉल्व कम होता है, जो मैंने लिखा हुई है सॉल्ट लो होता है, हाइपोटोनिक। तो अब भाई मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ से कहाँ होगी, जहाँ पे साल्ट कम है मतलब पानी ज़्यादा है, जहाँ पे पानी ज़्यादा है। अब यहाँ पे पानी ज़्यादा है तो यहाँ से ऑटोमेटिकली इस साइड पे मूवमेंट होगी, सही है, मतलब हाइपरटोनिक वाली साइड पे, ताकि उस इन्वायरमेंट को कम किया जा सके। बात समझ आइए, ये पहला इशू था। ऑन द अदर हैंड मोस्ट ऑफ द मेरीन टीलोस्ट्स यानी जो बोनी फिशेज होती हैं आर द हाइपोटोनिक टू द सी वाटर, यानी सी वाटर की निस्बत उनका लो साल्ट होते हैं। यही बात है ना, यानी हाइपोटोनिक साल्ट्स मतलब के हाइपो का मतलब लो और टोनिक मीन के जो है वो साल्ट्स की बात कर रहा है, सोल्यूशन सॉल्वेंट्स की बात कर रहा है। तो वो जो है वो क्या होता है कि मेरीन टीलोस्ट्स के अंदर जो है हाइपोटोनिक होता है कंडीशन इनसाइड की। फिर दीज फिशेस हैव टेंडेंसी टू लूज़ द वाटर, और इनकी टेंडेंसी होती है कि ये वाटर को जो है वो लूज़ करें, ठीक है। और उससे फिर क्या होगा, वो जो वाटर को लूज़ करेंगे तो जिसकी वजह से फिर बड़े उनकी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर वो है ना क्या कहते हैं, इनकी जो बॉडी के अंदर जो एक्सेस वाला साल्ट होगा वो एक एडजस्टेबल फॉर्मेशन में आ जाएगा। पहला कौन सा मसला हमने पढ़ा कि फ्रेश वाटर एनिमल जो होते हैं जो कि हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर यानी लो साल्ट वाले एनवायरनमेंट में जाते हैं तो वहाँ पे साल्ट ज़बरदस्ती अंदर आने की कोशिश करता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो उससे बचाने के लिए इसने कुछ ना कुछ जो है वो एक सॉल्यूशन दे रखा है या बता रखा है। दूसरी साइड पर अगर हम देखें तो ऑन दी अदर हैंड द मोस्ट मेरीन, बच्चे मैं कह रहा हूँ, मैं बता देता हूँ इधर, एक है जी हाइपोटोनिक कंडीशन, हाइपोटोनिक फिश है मतलब साल्ट्स इसके अंदर लेस हैं। बात समझ आ गई? ये फ़िश है अगर सारी, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यहाँ पे है मेरीन, यानी मेरीन इन्वायरमेंट है, यहाँ पे ये है हाइपरटोनिक, यानी टोनिसिटी या साल्ट्स जो हैं वो ग्रेटर हैं, ज़्यादा कंसंट्रेशन में। जब साल्ट्स ज़्यादा हैं तो इसमें वाटर जो है वो कम हुआ ना। yes. अच्छा, यहाँ पे साल्ट्स कम है तो वाटर क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। yes. अब मुझे बताएं कि वाटर ज़्यादा से कम की तरफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? ज़्यादा से कम यानी कंसंट्रेशन वाइज कह रहा हूँ। वाटर ज़्यादा है, हाँ, पे कम आना चाहिए। तो बेटा कंसंट्रेशन वाइज बात कर रहा हूँ ना कि वाटर के मॉलिक्यूल्स अंदर ज़्यादा हैं अगर हम 1 mm ले लेते हैं। अगर हम 1 mm ऑफ मेरीन वाटर लेते हैं तो उसमें जो है वो आपके पास पानी की अमाउंट कम होती है। तो फिर क्या होगा कि ऑटोमेटिकली वाटर जो है वो रश आउट करेगा बाहर की तरफ, तो फिर ये तो डिहाइड्रेट हो जाएंगी ये फिशेस, है ना ऐसी बात। यानी पानी सारे का सारा वाटर जो है वो आउटसाइड आ जाए तो क्या होगा, जब आपका वाटर ही बाहर निकल आया तो ऑटोमेटिकली इनको एक बड़ा सा इशू तो क्रिएट हो गया ना कि ये वाटर लॉस कर देंगी। तो वो कह रहा है कि सो दीज फिशेस हैव टेंडेंसी टू लूज़ वाटर, इनकी टेंडेंसी तो यही है ना कि ये पानी लूज़ कर बैठेंगी। स्पेशली फिर क्या करते हैं, स्पेशली क्रॉस द गिल एपिथेलियम दे आल्सो हैव द प्रॉब्लम ऑफ द एक्सेस ऑफ द सॉल्ट्स इन द बॉडी ड्यू टू ड्रिंकिंग ऑफ द सी वाटर। अच्छा,
अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम क्या है? एक तो ये है कि बॉडी से ना वाटर निकल सकता है, पहला। दूसरा ये भी है कि ये उल्लू के पट्टे पानी भी तो पीते हैं ना, ये तो नहीं है कि मरे जा रहे हैं। तो पानी पियेंगे तो फिर भी वो साल्ट वाला पानी पियेंगे, यानी समुंदर से ही पियेंगे ना। इफ़ दे आर लिविंग इन द मरीन इन्वायरमेंट तो लाजमी सी बात है वहीं से ही पानी पियेंगे ये। और अगर ये वहाँ से पानी पियेंगे तो कुछ ना कुछ साल्ट्स जो हैं वो आपके पास और भी इधर ऐड हो जाएंगे, तो एक इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस फिर क्रिएट हो जाएगा। और नूर, ये चीज़ें जो आपको अभी लग रही हैं, मुझे नहीं लग रहा कि आपकी कुछ समझ में बच्चे को थोड़ी सी चीज़ें शायद आई हों बेसिक, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको मर्ज हो रही होंगी। इसका सबसे आसान और ईजीएस्ट वे अगर आपको मैं बताऊं तो सबसे पहले आपने इसके एक एक स्टेप को लिखते जाना, जैसे मैं आपको लिखवा रहा था यहाँ पे कि अगर ये हाइपोटोनिक फ़िश है जिसका अंदर जो है वो साल्ट कम है, तो लाजमी सी बात है वाटर इनसाइड से आउटसाइड जाएगा, यानी मरीन एनवायरनमेंट के अंदर जाएगा, ताकि इक्वल हो जाए कंसंट्रेशन। बात समझ आ रही है? तो ये जो आप इसी तरह अगर पॉइंट्स की फॉर्म में बेटा लिखोगे ना कि वाटर डाउन, साल्ट्स अप हैं, हाइपरटोनिक हैं, तो आप फिर इसकी जो है ना डिटेल को आराम से समझ लोगे इंशाल्लाह, फिर कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसके बाद अगर हम लास्ट वाला इसका पॉइंट देखें तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर आल्सो हाइपोटोनिक। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर भी साल्ट्स कम होते हैं टू द आउटर इन्वायरमेंट की निस्बत। द एवेपोरेशन ऑफ वाटर दैट लीड्स टू द डिहाइड्रेशन, यानी ऐसा वाटर का एवेपोरेट हो जाना कि जिसकी वजह से आप डिहाइड्रेट हो जाएं, बॉडी ऑफ जो है उसके अंदर मज़ीद चीज़ें ना हाइड्रेशन या रिएक्शन कैरी आउट हो सके, तो वो मेजर प्रॉब्लम जो है वो इस खुश्की के उनके एनिमल्स को आता है। जैसे मैं अब अगर आपको बताऊं क्या हो गया? हाँ, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं आर आल्सो हाइपोटोनिक टू देयर एनवायरनमेंट, मतलब इनके अंदर साल्ट्स कम है, ठीक है, साल्ट्स कम हैं तो वाटर ज़्यादा है, तो साथ में एवेपोरेशन ऑफ वाटर होती है जिसकी वजह से बंदे डिहाइड्रेट हो जाते हैं। इंसान की एग्जांपल ले लें, अगर हम मतलब हैं क्या कहते हैं यार, कि एवेपोरेशन ऑफ द वाटर दैट लीड्स टू द डिहाइड्रेशन, कि भाई अगर आप लो साल्ट वाले बंदे हैं, अब अपनी ही एग्जांपल ले ले, वी ह्यूमंस आर द लो साल्ट टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो फिर क्या होगा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की निस्बत हमारे साल्ट्स लो हैं, तो पानी सीधा सीधा यहाँ से बाहर की तरफ जाएगा, जहाँ साल्ट कम है उसको पतला करने की कोशिश करेगा, अनटिल अनलेस बोथ गेट्स द इक्वल पॉइंट्स। सही है, यानी एक ही उनकी कंसंट्रेशन की जो वैल्यू है वो आ जाए तो तब एक अलग केस है, अदरवाइज़ एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस होती हैं। बात समझ आइए? मतलब ये उसकी अपनी सिचुएशनल चीज़ है। मतलब अगर बेटा ये असल में ना इन सारी उसके ऊपर एक कंसेप्ट यूज़ हो रहा है जो मैंने आपको बहुत शुरू में शायद या हमारा कई बार और जगह भी डिस्कस हुआ है, और वो है आइसोटोनिक, जिसमें आपका सेल अगर ये पड़ा हुआ है ना, सेल है बॉडी का और ये बीकर है, तो इन दोनों सेल के अंदर और बाहर दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी आइसोटोनिक में। इसके बाद दूसरा है हाइपरटोनिक। हाइपर का मतलब होता है अपर, मतलब ज़्यादा, और टोनिसिटी मतलब क्या होता है, साल्ट्स। तो इसका मतलब इनके साल्ट्स जो हैं वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। अब इनके साल्ट्स ज़्यादा हैं तो इनका नाम पड़ा यानी कि हाइपरटोनिक। जब साल्ट्स इनकी बॉडी के अंदर, बॉडी साल्ट्स मैं लिख रहा हूँ, ज़्यादा हैं बॉडी साल्ट्स, तो ये क्या कर रहा है, बॉडी साल्ट्स ज़्यादा होने की वजह से ये वाटर को इनसाइड बुला रहा है ताकि बॉडी के अंदर साल्ट्स की मिकदार नॉर्मल हो जाए। तो आइसोटोनिक के अंदर तो चेंज होता नहीं, हाइपरटोनिक में ये केस है। जो हाइपोटोनिक है जिसमें साल्ट्स लो होते हैं, लो साल्ट्स वाला जो सीन है, या हाइपरटोनिक, सॉरी लो वाले को हाइपो बोलते हैं, लो
इसके बाद है हाइपोटोनिक। ठीक है, तो लो साल्ट अगर किसी की बॉडी में है वो हाइपोटोनिक है। अगर ये सेल है और उसको आपने रख दिया है हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर, तो हाइपो का मतलब एनवायरनमेंट के पास ऑलरेडी साल्ट कम है। तो ये तो सेल के अंदर से भी क्या करेगा, साल्ट निकलेगा। साल्ट निकलेगा तो सेल कमज़ोर पड़ जाता है और एट द एंड क्या होता है कि आप मतलब वो ब्रस्टिंग की उसकी तरह स्क्वीज सा हो जाता है सेल आपका। कोई बच्चे समझ आई है ये सारी डिटेल उसके समझाने की?